प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 124 सेटिंग ऑफ सपोर्ट के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अंडरग्राउंड माइन के लिए स्ट्राटा कंट्रोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेजर एक्सीडेंट रूफ एंड फॉल से हुआ है। इस संबंधी में बेसिक माइनिंग, इंडियन माइनिंग, जिसमें यह तरीका है कि स्ट्राटा को, इमीडिएट रूफ को जो हम सपोर्ट करते हैं, कन्वेंशनल वुडन सपोर्ट या इसके अलावा टिम्बर सपोर्ट, स्टील सपोर्ट या पावर सपोर्ट, तो विभिन्न प्रकार के जो सपोर्ट आए हैं उससे रिलेटेड ये रेगुलेशन है, उसका सेटिंग ऑफ सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। इसके कुछ सर्टेन डायमेंशन हैं। तो इसका पहला सब रेगुलेशन है प्रॉप फाउंडेशन एंड टाइट। जो प्रॉप हम लगाएंगे उसका बेस जो होना चाहिए हार्ड स्ट्राटा का होना चाहिए और फर्म होना चाहिए, लूज बेस नहीं होना चाहिए। उसी को बोलता है फाउंडेशन होना चाहिए जिसमें हम प्रॉप लगाते हैं। और टाइट, सेटिंग लोड पर टाइट होता है। अक्सर हाँ देखा गया है कि कोई प्रॉप या कॉग हम टाइट करते हैं तो टाइट करने वाले टिम्बर मिस्त्री बसीला यूज करते हैं जिसका हल्का वेट होता है। हैवी वेट का हैमर होना चाहिए और उस हैमर से मार करके टाइट करना होगा। यदि हम टाइट कर देते हैं सेटिंग लोड पर, तो इसके बाद जब हम टेस्ट करने के लिए डंडा से या कोई चीज़ से हम प्रॉप में मारते हैं तो वो भन भन आवाज़ करेगा। इसका मतलब वो प्रॉपर सेटिंग लोड ले लिया है। इमीडिएट रूफ का जो लोड है प्रॉप पर यदि सेटिंग लोड में नहीं है तो ये प्रोप भी जो सपोर्ट और सेफ्टी के लिए रखे हैं वो फॉल्स इंडिकेशन करेगा। ये प्रोप भी गिर सकता है और स्ट्राटा में सैग भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी प्रोप लगाने के पहले उसका फाउंडेशन और टाइट दोनों जरूरी है। दूसरा सब रेगुलेशन है, जब कभी हम अंडरग्राउंड माइंस करते हैं, दो ताला में काम होता है तो सैंड स्टोइंग इस्तेमाल करते हैं। तो इस सैंड के फ्लोर पर हमको ऊपर वाला स्ट्राटा को सपोर्ट करना पड़ता है। तो सैंड पर हम बेस पीस देते हैं। ये बेस पीस का डायमेंशन है, लंबा होगा 75 सेंटीमीटर, चौड़ा होगा 25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मोटा होगा। ये डायमेंशन पर ही हम कॉग लगाएंगे। अदरवाइज जो हम सेटिंग लोड देंगे तो प्रॉप नीचे बालू में धंस जाएगा और प्रॉप गिर जाएगा बार बार। तो बेस प्लेट जो है या बेस पीस जो है वुडन का, बेस प्लैंक, ये इसका फंडा, ये जब तक नहीं दीजिएगा तब तक होगा नहीं। तो ये दूसरा है, इसका डायमेंशन 5 सेंटीमीटर मोटा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये बेस प्लेट पर ही हम प्रॉप देंगे यदि बालू है तो, या लूज स्ट्राटा, लूज फ्लोर हो, लूज कोल पर, लूज फ्लोर पर हमको लगाना है तो उसके नीचे हम ये बेस पीस इस डायमेंशन का देंगे। अब तीसरा सब रेगुलेशन है लीड के बारे में। लीड जो है वो प्रॉप के अपर पोर्शन में हम देते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये लीड है, ये देखिए ये प्रॉप है, ये फ्लोर है और ये रूफ है, रूफ ये फ्लोर है। फ्लोर में नीचे कुनिया देकर के टाइट किए हैं, ऊपर में लीड है। ये लीड है जो चाल से सटा हुआ है। तो लीड का डायमेंशन क्या है, ये लीड कितना चौड़ा होगा ये प्रोप के डायमीटर
जैसा चौड़ा होगा, तो डाया ऑफ प्रोप। क्लियर? इसके बाद 50 सेंटीमीटर लंबा होगा और मोटा जो होगा 8 सेंटीमीटर। जब भी कोई हम लीड तैयार करते हैं, लीड लकड़ी का तैयार करते हैं, तो लीड का इस तरह का डायमेंशन होगा। ये 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और इसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई डाया के बराबर। किसका डाया? प्रोप के डाया। और ये जो है थिकनेस जो इसकी है, मान लीजिए इसे थिकनेस जो है, ये मोटाई, ये जो हुआ मोटाई, ये हुआ 8 सेंटीमीटर, इस टाइप का। क्लियर? तो ये लीड का डायमेंशन जानना जरूरी है। अक्सर आप देखा गया है कि जो टिम्बर मिस्त्री हैं, सपोर्ट दंगल है, उसके मेंबर को सही ढंग से एडुकेट नहीं करिएगा तो ये लीड जो है, ये क्या करेंगे, प्रॉप के ऊपर वाला भाग को काट करके लगा देते हैं। ऊपर वाला भाग, ऊपर का डाया कम रहता है, नीचे का डाया ठीक रहता है। नीचे का डाया मोटा रहता है, ऊपर का डाया पतला रहता है। तो ऊपर का पोर्शन काटने के लिए, फुनगी का जिसको कहेंगे, फुनगी को काटने में वो लोग को इजी वे में कट जाएगा, तो वो काट देंगे और 1.5 मीटर का काट करके, और जितनी भी ऊपर का पतला भी है, मोटाई भी जो उसका है, चौड़ाई भी जो उसका है, वो प्रोप के डाया से कम हो जाएगा। इसीलिए ऑलवेज जो प्रोप है उसमें लीड जो इस्तेमाल करेंगे, प्रोप के नीचे वाला पोर्शन से काट करके हम लोग लीड बनाएंगे, तो उसके जो प्रोप का ऊपर पोर्शन जो है उसके डाया से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये डायमेंशन पूरा करेगा। क्लियर? तो ये एडुकेट करना जरूरी है। यदि इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देगा, ओवरमैन माइनिंग सरदार या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर ध्यान नहीं देंगे, तो उनकी ऐसा हैबिट है, देखा गया है कि सभी प्रॉप पर जो लीड है प्रॉपर डायमेंशन से नहीं है, और जब DGMS आएंगे, डायरेक्टर जनरल सेफ्टी ऑफ माइंस के कोई अधिकारी आएंगे या ISO आएंगे, तो ये पॉइंट आउट करते हैं। अब आ जाइए बार, क्रॉस बार जिसको कहते हैं, बार टाइट ऑन प्रॉप। 2 प्रॉप पर बार टाइट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये रूफ है, ये फ्लोर है, ठीक है, यहां पर एक प्रॉप है, प्रॉप में खापी, इस तरह से खापी काटते हैं, खापी काट करके ये साइड में लगा दिए, ये क्रॉस बार है, क्रॉस बार लगाए हैं, तो इधर में भी प्रॉप लगा सकते हैं। तो 2 प्रॉप पर जब क्रॉस बार देंगे तो ये काम करेगा। और ये लैगिंग है, रूफ और क्रॉस बार के बीच में लैगिंग है, ये क्रॉस बार है, ये है क्रॉस बार। तो क्रॉस बार फर्स्ट तो होता है, 2 प्रॉप पर क्रॉस बार लगा हुआ है, तो दोनों प्रॉप में खापी काटना होगा, खापी काट करके उसमें क्रॉस बार देना होगा, और बीच में 1 मीटर के ऊपर लैगिंग देना होगा, नॉट मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पर हम लैगिंग नहीं रखेंगे, 1 मीटर से कम में रख सकते हैं, लेकिन 1 मीटर से ज़्यादा नहीं। तो ये लैगिंग 1 मीटर पर होगा। देखिए ये लैगिंग है, 1 लैगिंग हुआ, 2 लैगिंग हुआ, और ज़्यादा होगा तो तीसरा लैगिंग, इस तरह से लैगिंग देंगे रूफ और क्रॉस बार के बीच में। ये हुआ क्रॉस बार ऑन प्रॉप। अब क्रॉस बार ऑन कॉग भी हो सकता है, क्रॉस बार ऑन साइड्स भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ एक प्रॉप में दिखाया गया और यहाँ साइड में दिखाया गया, तो जब साइड में कोयला के कांती में हम जो ये डायमेंशन लिए हैं, ये नॉट मोर देन 50 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कर लिया गया है, देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर ये 50 सेंटीमीटर तक डुग्गी किया गया है, और डुग्गी करके ये क्रॉस बार को अंदर घुसाया गया है, तो ये कांती का ही सपोर्ट में ले लेते। तो इसका भी दिया है डायमेंशन कि हर हाल में साइड्स में नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर, माने आधा मीटर डुग्गी होगा। क्लियर? और कॉग के केस में ऐसे कॉग लगेगा, तो एक कॉग इधर लगा सकते हैं, एक कॉग इधर लगा सकते हैं, बीच में हम सपोर्ट कर सकते हैं।
तो ये पोजीशन है आपको क्रॉस बार लगाने के लिए। कॉग भी फाउंडेशन चाहिए बढ़िया, नेचुरल फ्लोर जो है उसी पर लगाएंगे हम कॉग, नेचुरल जो हार्ड फ्लोर है उसी पर लगाएंगे, और टाइट भी उसका भी सेटिंग लोड में टाइट करेंगे। छठा सब रेगुलेशन है टिम्बर। टिम्बर जोगल किया जाता है। अब देखिए कोई भी बम्बू का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, गोल, तो एक सिलेंडर की तरह होगा, तो सिलेंडर के ऊपरी पोर्शन को छोड़ करके जोगल किया जाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये गोल था और ऊपर वाला पोर्शन छोड़ करके थोड़ा फ्लैट किया गया, नीचे वाला पोर्शन छोड़ करके फ्लैट किया गया। तो इससे क्या कि वो बेस रोल डाउन नहीं होंगे, बेस रहेगा जैसे इस टाइप का। ये देख रहे हैं, ये जोगल किया हुआ है, इधर जोगल नहीं है। तो जोगल स्लीपर का इस्तेमाल करेंगे। टिम्बर जितना होगा जोगल होगा, उसका छिलका कटा हुआ रहता है, एक बेस कट जाता है। इस तरह से कॉग में रहने में रखने पर हमको सुविधा होगा। वुडन कॉग जो है जोगल स्लीपर रहेंगे तभी होगा, या रेलवे लाइन के अंदर भी स्लीपर जो देते हैं वो जोगल रहेंगे तो ठीक से वो उस पर बैठेगा स्लीपर। क्लियर? तो जब भी टिम्बर इस्तेमाल करते हैं जोगल, स्लीपर स्वान इन गोफेज, सपोर्ट इन डिपिलिंग। डिपिलिंग जब हो रहा है वहां पर जो है इस टाइप का स्वान स्लीपर यूज करते हैं। स्वान स्लीपर मतलब ये इसका जो फॉर्म है सिलिंड्रिकल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है फॉर्म। क्या उसको बोलते हैं, देख रहे हैं ये पूरा इस तरह से कटा हुआ है। ये स्लीपर्स जो हैं एकदम एक दूसरे से बैठेंगे, तो जब गो फेज में जो सपोर्ट करेंगे वो स्वान स्लीपर को ही करते हैं, यूज इन गो फेज इन डिपिलिंग केसेज। तो ये हुआ कॉग संबंधी चीजें, स्लीपर यूज के संबंधी। अब ये कॉग मेंबर के जो स्लीपर्स हैं, इसका डायमेंशन भी रेगुलेशन 7 में बताया है। ये डायमेंशन है 1.2 मीटर से कम नहीं होगा। क्लियर? 1.2 मीटर से कम इसका डायमेंशन लंबा नहीं होगा। ये स्लीपर है, तो इस स्लीपर को ही हम लोग यूज करते हैं, नॉट लेस देन 1.2। कॉग कॉर्नर प्रॉप इन डिपिलिंग। अब जब डिपिलिंग है तो कॉग इस तरह से लगाते हैं, एक स्लीपर ऐसे दिए, एक स्लीपर, 2 स्लीपर रहता है, एक स्लीपर ऐसे, दूसरा स्लीपर ऐसे। अब इसके बाद क्रॉस, जब ये पोर्शन है तो फिर इस तरह से जो पोर्शन है तो इस तरह से दूसरा, फिर इधर भी दूसरा, फिर इसके ऊपर, ऐसे करके हम क्रम बनाते हैं जो सेक्शन में दिखाया गया है। ये रूफ है, ये फ्लोर है, और ये कॉग दिखाया गया है सेक्शन में। और देखिए प्लान में कॉग दिखाया गया, एक स्लीपर यहाँ है, एक स्लीपर यहाँ है सबसे नीचे में, फिर उसके ऊपर में एक स्लीपर है, फिर उसके ऊपर में एक स्लीपर है। तो इस तरह से ये प्लान में दिखाया गया, और इसके हर कॉर्नर में हम एक प्रॉप का सेक्शन दिखाया हुआ है। देखिए प्रॉप का सेक्शन है, 1 प्रॉप, 2 प्रॉप, 3 प्रॉप, 4 प्रॉप। ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर तो ये डिपिलिंग में जहां हम करते हैं तो कॉर्नर प्रॉप लगाने की प्रोविजन कहता है कि हर डिपिलिंग में कॉर्नर प्रॉप देना होगा। क्लियर? इन इंक्लाइन सीम प्रॉप और कॉग रेनिफोर्स्ड। अब देखिए जैसे बहुत इंक्लाइन सीम, ऐसे इंक्लाइन सीम है तो यहां पर आप प्रॉप लगाइएगा तो संभावना है जल्दी डिप के साथ या ग्रेडियंट के साथ उसका जो है निकल जाए, या कॉग भी लगाइए तो भरक करके रोल डाउन होने का डर है। सेटिंग लोड करते हैं लेकिन सटक सकता है, तो उस स्थिति में उसको रेनिफोर्स करना होगा। रेनिफोर्स करना माने उस प्रॉप को या कॉग को क्लैंप करके हम कहीं पर बांधेंगे या डुगी करके ऊपर में या नीचे फ्लोर में लगाएंगे और उसको रेनिफोर्स कर देते हैं। वहाँ पर हम कंक्रीटिंग कर देते हैं, प्रॉप के नीचे बेस में या ऊपर में कंक्रीटिंग कर देते हैं ताकि वहाँ पर फंस जाए, वो कोई हाल में गिरे नहीं। तो ये चीज़ें इंक्लाइन सीम में बहुत सारे हैं, मोर देन 1 इन 4.5 सेंटीमीटर सीम का इंक्लाइनेशन है, तो यहाँ पर ये ऐसे यूज करेंगे। 10 सब रेगुलेशन है लेज, क्रेक, स्लीप, पेयर कॉग क्रॉस बार विथ लैगिंग। अब देखिए लेज जहां है
लेज जहां है, क्रेक जहां है, तो उस स्थिति में दोनों साइड से हम कॉग लगाएंगे। अब मान लीजिए ये चाल है और यहाँ क्रेक है, तो क्रेक के एक साइड में कॉग लगाएंगे, दूसरे कॉग में क्रॉस बार दे देंगे, 2 क्रॉस बार दे देंगे, बीच में लैगिंग देंगे। तो क्रेक, स्लिप और लेज, उसके दोनों साइड से हम बांधेंगे। एक साइड से बांध देंगे, दूसरी साइड से गिर सकता है, तो दोनों साइड बांध देने से क्या है कि वो गिरेगा नहीं। तो इसीलिए बोथ साइड हम पेयर कॉग और क्रॉस बार और लैगिंग के द्वारा हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेज, क्रेक और स्लिप। क्लियर? अब 11 सब रेगुलेशन। ओवरहैंग ड्रिस्ट, स्टेप प्रॉप नॉट मोर देन 1 मीटर। ओवरहैंग किसको कहेंगे? देखिए, ये मान लीजिए ये रूफ है, ये फ्लोर है, यहां पर देखिए ये रूफ का ये है लेवल, यहां पर ओवरहैंग हो गया, या ये साइड है तो साइड यहां पर ऐसे ओवरहैंग हो गया, तो इसको ड्रेसिंग करके हमको हटा देना, इसको ड्रेसिंग करके हटा देना। इन केस ड्रेसिंग नहीं होता है तो इसमें स्टेप प्रॉप देते हैं। देखिए ये प्रॉप है, ये नीचे कोनिया से टाइट किया हुआ है, ऊपर में पट्टा दिया हुआ है या लीड जिसको कहते हैं, और ये दे करके स्टे कर दिए। तो इस पोर्शन को कहीं कहीं साइड में मान लीजिए है बैंड टाइप का है, जो ड्रेसिंग करने से ये हार्ड है, नहीं निकल पाया, लटका हुआ है, ट्रेवलिंग रोड में है चाहे कहीं भी है, तो इस तरह का स्थिति में हम इसको बीच में करते हैं। ठीक है, इसको ओवरहैंग कहते हैं। तो इसको फर्स्ट है कि ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग नहीं होगा तो स्टेप प्रॉप, तिरछा प्रॉप लगाते हैं। और ये प्रॉप यदि इस तरह का लंबा कंटिन्यू चला गया ओवरहैंग, तो एक प्रॉप यहाँ लगाएंगे तो दूसरा 1 मीटर के बाद लगाएंगे, 1 मीटर के इंटरवल पर। क्लियर? तो ये हुआ ओवरहैंग और ड्रेस। ओवरहैंग ऑलरेडी ड्रेस और स्टेप प्रॉप लगाएंगे। सैंड स्टोइंग, सैंड स्टोइंग देखिए जहां पर डिपिलिंग हो रहा है, डिपिलिंग विथ सैंड स्टोइंग, फिलिंग के साथ हो रहा है। बहुत सारे अंडरग्राउंड माइंस हैं जिसके सरफेस फीचर ऐसा है कि आप केबिन से नहीं कर सकते हैं, सब्सिडेंस वगैरह का असर ऊपर हो सकता है, अपना लैंड नहीं है, तो परमिशन आपको हुआ है, निकालिए, डिपिलिंग करिए, लेकिन उसमें सैंड स्टोइंग करना होगा। तो सैंड स्टोइंग फुल पैक होना चाहिए, टाइट होना चाहिए और होल एरिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैंड कुछ एरिया में छोड़ दिए। अब देखिए सैंड को टाइट बैरिकेटिंग से बांध करके उसको टाइट करना होगा, बैरिकेटिंग दे करके, और बालू को पूरा ऊपर तक ले हमको देना पड़ेगा तो सेटल डाउन होगा। तो इस तरह से कहीं कहीं पर होता है कि चारों साइड से बालू भर दिए, बीच वाला पोर्शन को छोड़ दिए, कभी नेवर। यदि आप छोड़ दिए हैं तो ऊपर का सेल कोल गिरेगा तो वो उसकी माने सब्सिडेंस इफेक्ट तो ऊपर तक हो सकता है। दूसरा जो सेल और कोल गिरेगा तो आपका डिपिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पूरा जब सील करने के बावजूद भी वहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, और सील करने के बाद भी आपका सैम्पलिंग वैम्पलिंग में CO मिल सकता है, चाहे फायर फक फायर निकलने लगेगा। तो ऐसा सिचुएशन हुआ है कि किसी कारणवश में देखा गया है कि एक जगह बहुत बड़ा फॉल हो गया, डिपिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, फॉल में कैविटी हो गया। तो अब बालू भर रहे हैं तो जहाँ तक प्रैक्टिकल है वहाँ तक भरेंगे, अब वो भरते उस कैविटी को छोड़ दिए तो वहाँ पर जो सेल है गिरा, उसके चलते बालू वाला डिस्ट्रिक्ट में, पूरा स्टोइंग वाला डिस्ट्रिक्ट में फायर हो जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है माइनिंग का। तो ये इस तरह का माइनिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को फुल पैकिंग, सैंड पूरा पैक्ड होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, पूरा एरिया में होना चाहिए, कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर? अब आइए 13वां, रूफ साइड सपोर्ट। अब जो रूफ में सपोर्ट कर रहे हैं, साइड में सपोर्ट कर रहे हैं। साइड में जैसे मान लीजिए ये हुआ, अभी तो इंटीग्रल सपोर्ट रूफ बोल्टिंग है जिसका इसमें चर्चा नहीं है, सेटिंग ऑफ सपोर्ट है, लेकिन साइड सपोर्ट हुआ या रूफ का जो सपोर्ट हुआ, वो सपोर्ट को हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे? कॉग में डंटा लगा करके उसको हम ऐसे दाबते हैं तो कॉग का टेस्ट हो जाता है। प्रॉप में हम मार करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं।
प्रॉप लगा हुआ है तो उसका, जैसे ये प्रॉप लगा हुआ है तो उसको हम देखते हैं ऊपर का लीड। कभी कभी ऐसा होता है कि लीड यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से या यहाँ से टूट जाता है। कभी कभी होता क्या है कि लीड जो है, लीड में प्रॉप टूट गया तो इसका मतलब है कि एक्सेस लोड है। कभी कभी हुआ क्या क्या कि प्रॉप जो है से लीड में ऐसे धंस गया, ऐसे धंस गया, यानी पूरा दब गया, इसका मतलब एक्सेसिव लोड शो कर रहा है। तो ऑलवेज ये इंडिकेटर प्रॉप लगाने का भी हम लोगों को प्रोविजन है। तो इंडिकेटर प्रॉप हम लोग देते हैं तो इंडिकेट करना होगा, तो उसी को कहता है रूफ साइड सपोर्ट में टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट में देखेंगे लूज में नहीं लगे, क्या क्या देखेंगे, लूज पर फ्लोर पर नहीं हो, ब्रोकन सपोर्ट नहीं हो, सपोर्ट टूटा हुआ नहीं हो, बीच में प्रॉप भी टूट जाएगा लोड आने से, कभी रहते से वेदरिंग से प्रॉप कमज़ोर है, बहुत दिन से लगा हुआ है तो कमज़ोर हो जाता है, डंडा से मारिए गिर जाएगा। तो इस स्थिति में ब्रोकन और डिसलॉज्ड जो सपोर्ट है उसमें हम एक्शन लेंगे, रिमूव, वो डिसलॉज और ब्रोकन सपोर्ट को हम हटाना है, रिप्लेस, न्यू को नया रिप्लेस करेंगे और रीसेट, फिर सेट करेंगे, फिर टाइट करेंगे बिफोर पास। उस जगह से जाना आना जाना करने से तब तक रोके रहेंगे जब तक फ्रेश से उसको सपोर्ट नहीं कर लेंगे। अक्सर हाँ ऐसा देखा गया है कि आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन है और वहाँ परमानेंट जो इंस्पेक्शन रूट है या पंपिंग साइड का इंस्पेक्शन, पंपिंग स्टेशन साइड का जो इंस्पेक्शन रूट है उसमें प्रॉप लगे हुए हैं, प्रॉप लगे हुए काफ़ी पुराने हैं, उनकी वेदरिंग हो गई है, तो वो प्रॉप ढीला हो जाते हैं, चाहे टूट जाता है, तो वो सबको चेंज करना, रिप्लेस करना, बीच बीच में आपको टेस्ट करना होगा। तो ये सब रेगुलेशन 13 के आधार पर आपको करना पड़ेगा। 14 जो है फ्लोर रूफ कोल टेकन, यदि फ्लोर का या रूफ का हम कोयला ले रहे हैं तो मान लीजिए ये रूफ है और ये फ्लोर है और इसमें हम कोयला रूफ का ले रहे हैं तो फिर इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो पहले सपोर्ट यहाँ था इतना और जब हाइट बढ़ गया इतना हो गया तो हाइट लंबा फिर प्रॉप लगेगा। तो उस स्थिति में हमको फ्लोर रूफ और कोल टेकन करते हैं तो शॉर्ट रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग प्रॉप, छोटा प्रॉप को हम लंबे प्रॉप से करेंगे। फ्लोर में भी सिमिलर बात, फ्लोर का भी यदि हम कोयला लेते हैं तो उसका हाइट बढ़ेगा, तो उस स्थिति में हम लोग वो छोटा प्रॉप कामयाब नहीं रहेगा। जहाँ पर ले लिए फ्लोर या रूफ तो उस जगह पर लंबा प्रॉप को तुरंत इमीडिएटली सपोर्ट करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, एक्सपोज नहीं छोड़ेंगे। 15 सब रेगुलेशन है ओल्ड वर्किंग फॉलन कोल। ओल्ड वर्किंग में फॉलन कोल है उसका एग्जामिनेशन हम करेंगे। वहाँ पर फॉलन कोल में क्या होगा, साइड से भी कोयला गिर सकता है, साइड में भी लूज मटेरियल होगा, छत में भी लूज मटेरियल होगा। तो पहले उसको हम ड्रेसिंग करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, फिर सेफ टेम्पोररी सपोर्ट लगाएंगे। अब देखिए सपोर्ट लगाना है हार्ड फ्लोर में, लेकिन वो तो कोयला गिरा हुआ है फ्लोर में, कैसे लगाइएगा, तो उस पर कॉग लगा दीजिए, कॉग लगा कर कांटिलीवर कर दीजिए कुछ दूर और तब फिर उसको कोयला उठा करके वहाँ जगह बना के फिर प्रॉप लगा दीजिए। तो इसलिए टेम्पोररी सपोर्ट वहाँ पर लगाना जरूरी है। देन क्लीनिंग और पासिंग इट, टेम्पोररी सपोर्ट लगा करके भी हम उसको कोयला को उठाएंगे और उससे पास करेंगे, फिर इसके बाद परमानेंट सपोर्ट करेंगे। देखिए टेम्पोररी सपोर्ट कहने में लगता है उतना समझ में नहीं आता है कि टेम्पोररी लगाना जरूरी क्या है, परमानेंट लगाना है, दोबारा क्यों काम करेंगे। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्पोररी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली स्टाटा को ऐसा वो सपोर्ट करता है कि उसके नीचे आने जाने वाले आदमी को जान बचा लेता है। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, मुनिडी कोलियरी में, वहाँ मैं ओवरमैन में था, पावर सपोर्ट का फेस था, गेटवे रोड में STL था, स्टेज लोडर, AFC स्टेज लोडर को फिट करता है, स्टेज लोडर। तो स्टेज लोडर थोड़ा हाइट पर है क्योंकि वो बेल्ट में डिस्चार्ज करता है। तो स्टेज लोडर के दोनों साइड में हम हाइड्रोलिक प्रॉप लगाते थे और उसमें गडर से हम एडवांस सपोर्टिंग करते हैं। अब आपको लोंगवाल माइनिंग में 30 मीटर तक एडवांस सपोर्टिंग करते थे, पहले SSR लगता था, अभी स्केम के तहत है। तो
हमारा गैंग 4 आदमी का रहता था उसको सपोर्ट लगाने का। लेकिन जब फेस हम लॉन्गवाल रिट्रीट करते हैं, जैसे ये फेस है और ये फेस यहाँ है, एक वेव काटने के बाद फिर दूसरा रिट्रीट किया, सीरर से एक वेव काट लिया। वेव क्या है, जैसे ये फेस है और सीरर सम्प किया, सम्प करने के बाद आगे गया और उसको कट कर लिया, 60 सेंटीमीटर का वेव या 90 सेंटीमीटर का वेव, जैसा सीरर का ड्रम का विड्थ हो। तो वेव काट के जब चला गया तो इमीडिएटली हम सपोर्ट टुपोर्ट को बढ़ाते हैं। तो ये वेव से रिट्रीट करते हैं तो हमारा एसटीएल भी छोटा होता है और हमको जो एडवांस सपोर्टिंग किया हुआ है उसको खोलना पड़ता है, खोल करके हम फिर आगे लगाते हैं। तो इस तरह से हम एडवांस सपोर्टिंग के लिए खोल रहे हैं। तो वहाँ पर एक लंबा फेस में क्रैक था, तो हम बोले कि ठीक है इसको खोल दिया जाए। वहाँ एक माइनिंग सरदार थे राम बाबू, और वो बोले कि साहब यहाँ क्रैक है, मत खोलो, खोलिए, पहले यहाँ टेम्पोररी सपोर्ट लगाएंगे। तो हम बोले टेम्पोररी सपोर्ट का दरकार नहीं है, मेरा उतना एक्सपीरियंस था नहीं। और वो बोले कि नहीं साहब यहाँ सब टेम्पोररी सपोर्ट, जबकि वो माइनिंग बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं थे, मेरे पास नॉलेज था, डिप्लोमा करके मैं आया था, एमआई कर रहा था, तो मुझे नॉलेज था। लेकिन वो क्या है कि एसटीएल का जो लोहा है उस पर एक टेम्पोररी सीली दे करके और वो उस स्टाटा को सपोर्ट कर दिया, और सपोर्ट करके उसके अगल बगल का गडर खोला गया। माइनिंग बोल करके सपोर्ट करा करके बोला कि खोलिए और फेस में चले गए। इसके बाद देखते हैं कि गेटिंग में वहां से लंबा चौड़ा चाल गिरा और 4 आदमी में से 2 आदमी तो इधर उधर, 3 आदमी भाग गए। एक आदमी जो है वो टेम्पोररी सपोर्ट के चलते वो झुक गया और वो एंगुलर स्पेस में बैठ करके दुबक करके आदमी बच गया। अदरवाइज मैं सिहर गया कि यदि ये टेम्पोररी सपोर्ट नहीं लगाया हुआ रहता तो वो आदमी बिल्कुल दब जाता। तो टेम्पोररी सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं इस चर्चा को किया कि सेफ टेम्पोररी सपोर्ट, देन क्लीनिंग एंड पासिंग इट। ये 15 सब रेगुलेशन है। छठा सब रेगुलेशन कहता है क्या है, सब रेगुलेशन छठा में है कि 9, 13 और 14 और 15 मिनिमम पर्सन इंगेज करेंगे और सुपरविजन माइनिंग सरदार और ओवरमैन। अब कौन 9 है, 9 सब रेगुलेशन कौन है, जहां पर इंक्लाइन है, रेनिफोर्स कर रहे हैं कॉग या प्रॉप को रेनिफोर्स कर रहे हैं, जो इंक्लाइन है सीम है, वहां पर जो सपोर्टिंग हो उसमें मिनिमम आदमी। 13 क्या है, रूफ साइड सपोर्ट का जब टेस्ट कर रहे हैं, लूज है, ब्रोकन है या इसको रिमूव कर रहे हैं, तो वहां पर कोई आदमी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वहीं पर आदमी खड़ा है तो उसी के देह पर गिर जाएगा। तो ये चीज़ें एकदम साफ लिख दिया है, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। तो जब रूफ टेस्ट कर रहा हो, कोई कॉक का टेस्ट कर रहा हो, तो वहाँ से आदमी को हटा करके टेस्ट करेगा, उसको चेंज करेगा या उसको सेट करेगा। वहाँ पर सिर्फ वही करने वाले आदमी रहेंगे, फालतू आदमी नहीं रहेंगे। 14 क्या है, वो रूफ और फ्लोर से यदि हम, हाइट कम है, रूफ फ्लोर से यदि हम कोयला लेने का प्रोग्राम है तो उस स्थिति में सिर्फ मिनिमम आदमी हम इम्प्लाइड करेंगे। 15 क्या है, ओल्ड वर्किंग में जो कोयला फालन कोल उठा रहे हैं तो वहाँ पर भी मिनिमम आदमी हम देंगे, कि फालन कोल और जो स्टाटा है वहाँ लूज बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो और ये रेगुलेशन 9, सब रेगुलेशन 9, 13, 14 और 15 ये अंडर सुपरविजन ऑफ माइनिंग सरदार और गवर्नमेंट, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए 17 रूफ बोल्टिंग के बारे में बताया। रूफ बोल्ट सिक्योरली फिक्स होगा। सिक्योरली फिक्स करने का मतलब क्या है, उसके कैप्सूल ठीक से होंगे, उसका एंकरेज टेस्टिंग होंगे, फुल कॉलम कैप्सूल देना होगा, या विभिन्न प्रकार का रूफ बोल्टिंग है, वो सभी रूफ बोल्टिंग का अपना आउट्स कमिंग्स है, शॉर्ट्स कमिंग्स है, और वो सबको पूरा करना है। रेजिन बोल्टिंग है तो उसका अलग होगा। तो ये रूफ बोल्ट को सिक्योर्ड फिक्सिंग करना होगा, उसका टेस्ट है, एंकर टेस्टिंग में कितना कब लोड लेता है। तो ये 17 रूफ बोल्टिंग पर दिया। आजकल तो रूफ बोल्ट इंटीग्रल सपोर्ट हो गया, ये एसटीएल जहाँ चल रहा है वहाँ पर ये है, ज़रूरी है, वहाँ पर तो वुडन होगा नहीं। तो ये अभी आज के डेट में रूफ बोल्टिंग हमारा इंटीग्रल सपोर्ट हो गया। 18 पावर सपोर्ट के बारे में है, पीएस पावर सपोर्ट, पीएस पावर सपोर्ट
एच चॉक, हाइड्रोलिक चॉक, लिंक बार। अब देखिए पावर सपोर्ट क्या होता है, एक बेस होता है, बेस में लेग होते हैं और एक कैनोपी होता है, एक कैनोपी। तो कैनोपी से वो कैनोपी ऊपर नीचे होता है। अब जैसे ये कैनोपी है, ये मान लीजिए ये कैनोपी है, तो ये कैनोपी ऊपर ऐसे जा सकता है, नीचे जा सकता है, डाउन होगा और डाउन होकर के आगे बढ़ेगा, फिर ऊपर सपोर्ट कर लेगा। तो ये पावर सपोर्ट का है। अब उसी तरह से प्रॉप के ऊपर, फ्रिक्शन प्रॉप या हाइड्रोलिक प्रॉप के ऊपर लिंक बार दे करके भी हम कैंटिलीवर बना के कैनोपी बनाते हैं। कई गो प्रॉप लगा करके हम लिंक बार दिए हुए हैं। तो लॉन्गवाल पूरे पहले लिंक बार और हाइड्रोलिक प्रॉप पर भी चलता था। तो ये कहता है कि पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक प्रॉप और लिंक बार से जो सपोर्ट है, ये एडवांस आफ्टर वेव ऑफ कोल। ये मैं चर्चा किया कि सीरर जो है सो कटिंग करता है, एक वेव बढ़ता है, तो काट लिया तो रूफ तो एक्सपोज हो गया, काट करके फेस रिट्रीट कर गया, तो यहाँ वहाँ रूफ 60 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर या 90, जितना सीरर का वेव है उतना आपको वेव कट हो गया। तो उस स्थिति में तुरंत पावर सपोर्ट को एडवांस करेंगे, कहता है एडवांस्ड आफ्टर वेव ऑफ कोल। जब वेविंग हो गया तो तुरंत हम एडवांस करेंगे और कैनोपी को हम फेस के पास सटा देंगे। कैनोपी है ये फेस के पास सट जाएगा और ऐसा रखेंगे कि ये फेस से मिनिमम स्पेस हो। यदि सटे नहीं तो इसको कहा जाता है कि मिनिमम एरिया, जो एक्सपोज्ड एरिया है सो मिनिमम हो, इसीलिए एडवांस करते हैं। ये लॉन्गवाल फेस से रिलेटेड है। लॉन्गवाल फेस में जब भी कटिंग हो जाता है तो जो पावर सपोर्ट है या हाइड्रोलिक चॉक है या लिंक बार द्वारा जो सपोर्ट है, वो पीछे गो फेस से सरक करके आगे फेस के पास आकर के और सपोर्ट करते हैं। एक्सपोज एरिया आगे में हम कम रखते हैं, नहीं तो सैग हो जाएगा ना। 9-19 पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक चॉक और फ्रिक्शन प्रॉप सेट सिक्योरली। ये पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक चॉक और फ्रिक्शन प्रॉप सेट सिक्योरली, बढ़िया से हम सेट करेंगे और चेक टाइम टू टाइम। अब देखिए होता क्या है कि हाइड्रोलिक सपोर्ट, पावर सपोर्ट, ये हाइड्रोलिक प्रेशर पंपैक से चलता है। वो हाइड्रोलिक प्रेशर पंपैक से चलता है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के भाल्व होते हैं, ओरिंग होते हैं। ओरिंग से लीक हो जाता है तो कभी कभी वो ढीला भी हो जाता है, या उसका लेग जो सिलिंड्रिकल लेग है, टेलीस्कोपिक लेग है, वो ठीक से काम नहीं किया तो सपोर्ट खराब हो जाएंगे। तो उसको चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसको हर लेग को लोड सेल बैठा करके उस कितना लोड लेता है इसको चेक करते हैं। यदि खराब लेग है तो लेग को भी चेक करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। यही 20वां सब रेगुलेशन में है। पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक चॉक यदि डिफेक्ट हो गया, खराब हो गया, तो उसको अटेंड करेंगे, काहे खराब है उसको चेक करेंगे और रिप्लेस्ड, उसका मेन रीजन है रिप्लेस्ड। यदि उसका हाइड्रोलिक प्रॉप जो है या पावर सपोर्ट जो है या हाइड्रोलिक चॉक है, उसके लेग गड़बड़ी है तो लेग को चेंज करेंगे। यदि भाल्व में कुछ गड़बड़ी है तो भाल्व को चेंज करेंगे। जो हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़िया से मेंटेन नहीं हो रहा है, ले नहीं रहा है, वो निकल जा रहा है, लीकेज हो जा रहा है भाल्व का, तो भाल्व को चेंज करेंगे। तो अटेंड इमीडिएटली आफ्टर कोई डिफेक्ट एंड रिप्लेस्ड इमीडिएटली। यदि कोई उसमें पार्ट चेंज करना है तो तुरंत चेंज भी करेंगे। तो ये 18, 19, 20 तीन जो रेगुलेशन है से पावर सपोर्ट, 3 जो सब रेगुलेशन है पावर सपोर्ट के बारे में बताता है। 17 रेगुलेशन रूम बोल्टिंग के बारे में बताता है। अब आ जाइए 21 सब रेगुलेशन है। इरेगुलरिटी इन पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक चॉक और हाइड्रोलिक प्रॉप, इनएफिशिएंट मतलब कारगर नहीं हुए, तो वहां पर ऐसा नहीं, उसको तो रिप्लेस चेंज सब करेंगे ही, लेकिन कन्वेंशनल सपोर्ट लगाएंगे, सफिशिएंट नंबर में इरेक्ट करेंगे। इरेक्ट मन लगाना। तो पावर सपोर्ट हम लगाए हैं, बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन काम नहीं कर रहा है तो हम कन्वेंशनल सपोर्ट में वुडन प्रॉप हो गया, कॉग हो गया, ये सब लगा करके उस जगह को हम सपोर्ट करें। अब यदि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो खराब जहाँ पावर सपोर्ट है वो एक्सपोज एरिया ज़्यादा देर रहेगा, वहाँ सैगिंग हो जाएगा और फिर माने धंसने का डर रहेगा। और गोफ जो है पीछे में है
ग्रुप आगे आ जाएगा, फेस में आ जाएगा। तो पावर सपोर्ट फिर कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, फिर लॉन्ग वाल फेस कैसे चलाएंगे। इसीलिए ये 21 सब रेगुलेशन है। तो विभिन्न एग्जाम्पल दे करके मैं ये आपको बताया, और इसके सपोर्ट लगाने और सेटिंग करने के तरीका और उसका देख रेख करने के तरीका के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ये रेगुलेशन के अनुसार करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा इसमें रिसोर्स जो है, मैन पावर, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए सपोर्ट गेन का। टिम्बर मिस्त्री स्किल्ड होना चाहिए, उसके हेल्पर स्किल्ड होनी चाहिए, उसको टूल्स, जो टूल्स जिससे वो वुडन को काटेगा, उसको उस टाइप लाइक बनाएगा, नापेगा हाइट को, तो टूल्स उसके पास होना चाहिए। तो टूल्स को रख रखाव और पजाने के लिए उसका व्यवस्था होना चाहिए। फाइल ताइल ये सब चीज़ बढ़िया रखेगा तभी उसका काम करना चाहिए करेगा। फिर ये पावर सपोर्ट वगैरह है, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट और टूल चाहिए, जिससे आपको बताया लोड सेल, ये सब चीज़ है। रूफ बोल्टिंग लगाएंगे उसके लिए भी टूल्स चाहिए देख रेख के लिए। एंकर टेस्टिंग मशीन्स है, रूफ बोल्टिंग को बियरिंग प्लेट लगाने के लिए टूल्स चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैन पावर का सही ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं कि टूल्स होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, अभी तो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आ रहा है जो बता सके लोड को, और कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सभी लोग इस चीज़ को जानें और तब करें। और नहीं तो अक्सर हाँ हर माइंड में उल्टा हो रहा है। ये जो डायमेंशन जो है ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और बराबर बहुत दिन से मैनेजर जिस माइंस में है वहाँ भी, और बहुत दिन से टिम्बर मिस्त्री काम कर रहा है वो फिर भी इस चीज़ में गलतियाँ हैं। तो इस चीज़ को हम लोग सुधारेंगे। ये रेगुलेशन डे टू डे काम का है, और डायरेक्ट सबसे बड़ा रूफ और साइड का प्रॉब्लम है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माइनिंग विद्या चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे समझिए और ज्ञान वर्धन कीजिए। धन्यवाद।